नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऋषु पार्ट टू सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक उससे जुड़ा हुआ दूसरा वीडियो। प्रथम वीडियो में हमने आपको बताया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता प्राप्ति के विभिन्न चरण। दोस्तों, यहाँ पर हमने यहाँ पे समय काल देख रहे हैं 1885 से लेकर 1947 के बीच में जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन हुए, वह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्यक्रम या विभिन्न कदम कैसे कैसे उठाया गया, जिसको हमने यहाँ 3 खंडों में बांट रखा है। दोस्तों, प्रथम चरण को हमने 1885 से 1905 के बीच में बांटा है। दूसरा चरण में पाते हैं 1905 से 1919 के बीच में, और तृतीय चरण में हमने देखा है 1919 से 1947 तक। दोस्तों, हम देख रहे हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था प्रथम चरण में होने वाले विभिन्न कार्यक्रम या विभिन्न कदम क्या क्या उठाए गए थे। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रथम चरण में हमने यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे दोस्तों, जिसमें हमारे यहाँ जो आज तक वर्तमान में अस्तित्व में है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता में बहुत ही अहम रोल था और है भी। दोस्तों, इसी क्रम में हम देखते हैं, उसको हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हुआ था प्रथम चरण में क्या क्या घटनाएं घटी थी। दोस्तों, इसी क्रम में देख रहे हैं, अब द्वितीय चरण में हम बात करते हैं। दोस्तों, 1905 से लेकर 1919 के बीच तक के जो विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न कदम उठे थे, द्वितीय चरण में हम यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। दोस्तों, द्वितीय चरण में सबसे कहानी यहाँ पे ये है, जो प्रथम चरण था उसमें ये है कि इसमें उदारवादिता की अस्तित्व ज्यादा था, लेकिन द्वितीय चरण में उदारवादी के अलावा उदारवादियों का थोड़ा सा इंफीरियर करके उग्रवादी या गरम दल के पंथ मानने वाले लोगों को अस्तित्व ज्यादा है। दोस्तों, इस क्रम में इस चरण में हम देख रहे हैं उग्रवाद का उदय होता है। उग्रवाद का उदय किसमें होता है? 1905 से लेकर 1919 तक में यहाँ पे द्वितीय चरण में आता है। अब देखते हैं दोस्तों, उग्रवाद का उदय के लिए इसमें 3 एक स्तंभ होते हैं, जहाँ पे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक व बिपिन चंद्र पाल। दोस्तों, उग्रवाद के जनक हमारे यहाँ 3 लोग हैं यहाँ पे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। दोस्तों, इसी में देख रहे हैं कि उग्रवाद में बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो उग्रवादी या गरमपंथ दल के नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल व लाला लाजपत राय। दोस्तों, इसी को हमने यहाँ पे इसी को त्रिगुट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिगुट। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक व बिपिन चंद्र पाल को त्रिगुट कहते हैं। ये 3 लोग मिलकर त्रिगुट बनाया जाता है, और आपसे ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, निम्नलिखित में से इन त्रिगुट में से कौन नहीं है? उसमें ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक भी रहेगा, बिपिन चंद्र पाल भी रहेगा, लाला लाजपत राय रहेगा, एक कोई चौथा और भी नाम दे दिया जाएगा, जिसे आपको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। दोस्तों, ये हमारे पास उग्रवाद के उदय की बातें करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, उग्रवाद में बाल गंगाधर तिलक जी का क्या क्या अहम रोल है। पहला तो ये उग्रवाद के जनक कहा जाता है। 1894 इन्होंने गणपति उत्सव, 1895 शिवाजी महोत्सव का इन्होंने आयोजन करते हैं। अब दोस्तों, आप हम या कोई भी इंसान कह सकता है कि जो उत्सव मनाने से आजादी मिल सकती है क्या, लेकिन अभी हमको ये आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक तरीके से ये देखा जा सकता है, गणपति उत्सव जब मनाया जाता है तो ढेर सारे लोगों का एक समावेशन होता है, सम्मेलन होता है, जिसमें अपने आचार विचार को प्रदान किया जाता है, और उसमें अपने विचार रखकर काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, या उसके बारे में अपने उद्देश्य के बारे में जानकारी रखी जा सकती है या बताया जा सकता है। इसी तरीके से 1895 शिवाजी महोत्सव भी पूछा जाता है। दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं गणपति उत्सव को सूत्रधार कौन थे और कब हुआ? 1894 बाल गंगाधर तिलक। इसी प्रकार 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया जा रहा था। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी का एक नारा था, स्वदेशी, स्वराज और बहिष्कार। दोस्तों, स्वराज शब्द की पहली बार इन्होंने ही यहाँ पर चर्चा की। स्वराज शब्द कौन की चर्चा की? बाल गंगाधर तिलक। अब दोस्तों, देखते हैं इसी क्रम में द्वितीय चरण में हमने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, बंगाल का विभाजन।
दोस्तों अंग्रेजों ने सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो यहाँ पे बंगाल है, ये दोस्तों बंगाल हुआ, मद्रास हुआ और मुंबई हुआ, यही तीनों जगह पर ज्यादातर आंदोलन होने के स्वतंत्रता सेनानी ज्यादातर यहाँ से हुआ करते थे। अब बंगाल में इधर बंगाल था, इधर मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। मुस्लिम बाहुल्य इलाका अंग्रेजों का ये फंडा था, उनके पास एक कॉन्सेप्ट थी, फूट डालो और राज करो। दोस्तों उन्होंने भी यही काम किया। 1905 में भी यहाँ पे लॉर्ड कर्जन नाम का जो गवर्नर रहा करता था, 20 जुलाई 1905 को एक निर्णय लेता है और निर्णय लेता है बंगाल का विभाजन करने का। बंगाल विभाजन इसलिए कर दिया जाता है ताकि यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें आपसी विघटन हो जाए और उनके मनो इच्छा मनोवैज्ञानिक तरीके से कमजोर हो जाए, तो उससे अंग्रेजों का काम आसान हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, 20 जुलाई 1905 को हम बंगाल का विभाजन की घोषणा होती है और यहाँ पे 16 अगस्त 1905 को पूरा ये बंगाल का विभाजन को प्रभावित किया जाता है। और इसी के क्रम में हम 16 अगस्त 1905 को पूरे जगह पर शोक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस डेट को आपको याद रखना होगा। 16 अगस्त 1905 को हम किस रूप में मनाया करते थे, या भारत में बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में हम किस रूप में मनाते थे, शोक दिवस के रूप में मनाते थे। दोस्तों अब ये भी आपको याद रखना हो चाहिए डेट कि 20 जुलाई 1905 को कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बंगाल के विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में ही स्वदेशी आंदोलन का घोषणा होती है। दोस्तों ये आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बंगाल का विभाजन होता है तो वहां स्वदेशी आंदोलन का घोषणा कहाँ से होता है, तो कलकत्ता के टाउन हॉल से ये घोषणा होती है। स्वदेशी आंदोलन का विचार अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही है तो यहाँ पे देखा जाता है इसका विचार कौन रखता है, कोई ना कोई यहाँ पे पहली बार रखा होगा। तो यहाँ पे स्वदेशी का विचार कौन रखता है, कृष्ण कुमार मित्र। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं स्वदेशी आंदोलन का विचार कृष्ण कुमार मित्र जी हैं। इनकी एक पत्रिका होती थी संजीवनी नाम की, जिसमें इन्होंने अपनी विचार को यहाँ प्रकट करते हैं। अब दोस्तों अब आप एक बात बार देखते होंगे कि बार पे अब पत्रिकाएं आती है, अखबार आती थी, मैगजीन आती थी। एक्चुअली उस समय क्या होता था, ना तो हमारे पास कोई टेलीमीडिया हुआ करता था, ना कोई टीवी हुआ करता था। जो भी होता था संचार का एक माध्यम होता था, या तो पत्रिका होती थी या तो रेडियो होती थी। रेडियो का ज्यादा संचालन नहीं था, लेकिन पत्रिका अपनी भावनाओं को रखने के लिए पत्रिका होता था, इसलिए अपने विचारों को रखते हैं। स्वदेशी विचार कौन रखते हैं, कृष्ण कुमार के मित्र, और किस पत्रिका में, संजीवनी नामक पत्रिका में। अब इसको देख रहे हैं दोस्तों, पूरे देश में बंगाल विभाजन आंदोलन को, स्वदेशी आंदोलन को, इसको कौन फैलाता पूरे देश में, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक व अरविंद घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक व अरविंद घोष, ये पूरे भारत में इसको आंदोलन को फैलाते हैं। दोस्तों बंगाल विभाजन के समय लेफ्टिनेंट एंड्रयूज एंडरसन लीफ फ्रेजर था। दोस्तों जब बंगाल का विभाजन होता है उस समय का लेफ्टिनेंट कौन था, यहाँ पे लेफ्टिनेंट एंड्रयूज एंडरसन लीफ फ्रेजर। दोस्तों इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो प्रारंभिक आंदोलन होता है, जब बंगाल विभाजन की घोषणा होती है उस समय यहाँ पे प्रारंभिक आंदोलन कौन करते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो बंगाल के ही रहने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया, प्रारंभिक आंदोलन जो होता है बंगाल विभाजन के विरोध में, उसको कौन नेतृत्व करते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब देख रहे हैं दोस्तों बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन में एक ब्रिटिश पत्रकार भी राजा करता था, जिसका नाम क्या था, विलियम नेल्सन था, जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ये अभी आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय में कौन ब्रिटिश पत्रकार था, निम्नलिखित में से कौन था। इसके बारे में आपको जानकारी रखना होगा, याद रखना होगा कि दोस्तों डब्ल्यू नेल्सन था। हार्डिंग द्वारा क्या किया जाता है, बंगाल विभाजन का रद्दीकरण 1911 में किया जाता है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, और 1912 में हार्डिंग जब यहाँ पे बंगाल का विभाजन का कैंसिल करके उसे क्या किया, बंगाल से अब भारत की राजधानी जो बंगाल थी उसको राजधानी स्थानांतरण करके दिल्ली बनाने की घोषणा 1911 में की जाती है। लेकिन 1912 में क्या होता है दोस्तों, कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली आ जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपको बंगाल विभाजन के बारे में बताया, और बंगाल विभाजन के समय में एक हमारे पास गीत लिखा करते थे वंदे मातरम। जो हमारे यहाँ स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत क्या थी, वंदे मातरम। दोस्तों इसको हमको याद रखना होगा, क्योंकि 1905 के बंगाल विभाजन के समय में कौन सी राष्ट्रीय गीत गाया जाता था, तो वंदे मातरम।
अब दोस्तों हम इसी क्रम में देखते हैं, ये तो बंगाल विभाजन के बारे में बहुत डिटेल्स में हमने आपको बताया। अब देखते हैं उसी के क्रम में मुस्लिम लीग की स्थापना। उसी द्वितीय चरण में ही मुस्लिम लीग की स्थापना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां व मिंटो, लॉर्ड मिंटो आपस में मीटिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये विभाजन हुआ था, जिसका उनका उपलक्ष्य जो था विभाजन करने का, वो शायद पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने और आग लगाने की जरूरत समझा। तो इसने क्या आग लगा दी, जो यहाँ पे मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे और मिंटो जो थे वो एक शिमला में मीटिंग करते हैं। शिमला में मीटिंग ये करते हैं, कब करते हैं, 1 अक्टूबर 1906 को। आइए भैया हम आपके लिए अलग से निर्वाचन मंडल बना देते हैं, ताकि आप चुनाव लड़ो, आप ही जीतो। कोई दूसरा आदमी उसमें न तो चुनाव में भाग ले सकता है न लड़ सकता है। उससे क्या हो जाएगा, एक जो पिछड़ा, जो एक अलग तबका का अगला वर्ग होगा, उसका न तो प्रतिनिधित्व होगा, न तो उसकी बातें कोई सुनने वाला होगा। इसलिए इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाते हैं। कौन करवाता है, अंग्रेजों के द्वारा ये विचारधारा थी, और अंग्रेजों ने यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना करा दिया। और अगला स्थापना कराने के साथ ही एक और बढ़िया जहर बो दिया, इतना बड़ा जहर कि आज के समय में एक दूसरा देश दिख रहा है। इसे क्या कहा गया है, पृथक निर्वाचन का मंडल कर दिया गया। इस पृथक निर्वाचन मंडल क्या हो गया दोस्तों, जैसे मुस्लिम कोई संप्रदाय का, किसी भी संप्रदाय का एक नेता अपना चुनाव लड़ना चाहता है, तो उस चुनाव में उसी संप्रदाय का पब्लिक या जनता उसको वोट करेगी, और दूसरा कोई गैर संप्रदाय का आदमी उसको ना तो वोट कर सकता है, ना कास्टिंग कर सकता है, ना तो उसका प्रतिनिधित्व होता है। अब दोस्तों इसी के क्रम में देख रहे हैं, यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 क्या होता है, ढाका का नवाब जो होते हैं सलीमुल्लाह ने 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ही मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों हमें आपको ये पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कौन करता है, ढाका के नवाब होते हैं सलीमुल्लाह, और वो कहाँ पे किया जाता है, ढाका में ही किया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ जो पृथक निर्वाचक मंडल है 1908 में मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल को हमें यहाँ पे क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, यहाँ पे पास करते हैं, बिल को पास करते हैं, और 1909 के पार्लियामेंट सुधार में से स्वीकृति दी जाती है। दोस्तों यहाँ पे पृथक निर्वाचन मंडल की बातें यहाँ पर कब की गई, 1906 में की गई, और 1906 में ढाका में जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, मतलब स्थापना होती है, 1908 के अमृतसर अधिवेशन में इस घोषणा को, पृथक निर्वाचन को यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है, विचारों को रखा जाता है, और 1909 के पार्लियामेंट सुधार में इसे स्वीकृति दी जाती है। दोस्तों मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां होते थे, और उसी के साथ ही यहाँ पे मुस्लिम लीग के हेडक्वार्टर कहाँ होती है, लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और शाखा यहाँ पे लंदन में होती है। दोस्तों इस तरीके से मुस्लिम लीग की स्थापना कौन करता है, आगा खां करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका नवाब सलीमुल्लाह करते हैं, और इसका प्रथम निर्वाचक मंडल के इसका प्रथम उद्देश्य था। और ये कौन कौन करते हैं, आगा खां और मिंटो के विचारों से रखा जाता है। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में होता है, और शाखा इसका लंदन में होता है। दोस्तों अब इसी के क्रम में हम देखते हैं अगला, यहाँ पे कामा घाटा मारू प्रकरण जो है, यहाँ पे 1913 में 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार, जो कि उर्दू में छपी होती थी, और उसी को 9 दिसंबर 1913 को ही गुरमुखी में छपी होती है। गुरमुखी भाषा जो होती है वो पंजाबी के लिए बहुत बेहतर होती है, उनकी जानकारी का होता है। अब ये जैसे ही यहाँ पे गुरमुखी से उर्दू से गुरमुखी में छपने लगा, जितने भी सिख बंधु थे उनके अंदर एक भावना राष्ट्र के प्रति जागने लगी, और जिससे वो भी क्रांतिकारी के रूप में काम करने लगे। दोस्तों इसमें इसी गदर अखबार में ही अंग्रेजों को काला चिट्ठा कहा जाता था, क्योंकि इस गदर अखबार में अंग्रेजों के जो कुकृतियां होती थी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल में छपी हुई होती थी। 1914 में ही भारतीयों द्वारा कनाडा में प्रतिबंध लगा दिया जाता है, भारतीयों को कनाडा में प्रतिबंध लगा दिया जाता है, क्योंकि पूरे भारत में ये भारतीय सिख धर्म के जो सिख संप्रदाय के लोग थे वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाते थे, और इनका आना जाना, और कनाडा में सिखों का रहना बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे इनको प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसलिए लगा दिया जाता है ताकि यहाँ पर भी आके आंदोलन न करने लगे। अब कामा घाटा मारू के प्रकरण में हम देख रहे हैं कौन कौन नेतृत्व करते हैं, बलवंत सिंह, हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक। अब यहाँ पे एक जहाज ली जाती है, ये जहाज का नाम होता है कामा घाटा मारू। किराए पर कौन लेता है, गुरदीप सिंह ने, और यहाँ से भारत से जाके ये कनाडा के वैंकूवर नामक तट पर पहुंचते हैं।
दोस्तों इसी क्रम में हम आपको देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है जो 1907 में होता है। यहाँ पर कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में क्या होता है, यहाँ पे कांग्रेस में भी फूटन पड़ जाती है, जिसमें इसका कारण क्या होता है, ये उग्रवादी नेता और उदारवादी नेता के विचारों में विरोध होता है। क्योंकि यहाँ पे जो उदारवादी नेता थे वो 1905 से पहले के उदारवादी नेता थे, क्योंकि वहां पे प्रथम चरण में हुआ करते थे, और उग्रवादी नेता जो होते थे ये द्वितीय चरण थे। प्रथम चरण और द्वितीय चरण का जब संयोजन हो रहा था उसी में विचारों का विघटन होता है और यहाँ पर क्या होता है, विवाद हो जाता है, जिससे यहाँ फूटन हो जाती है। फूटन होने का कारण सिर्फ इतना है, स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का आयोजन आदि होता है, जिसकी वजह से यहाँ फूट पड़ती है। और ये फूट पहली बार होती है कांग्रेस में फूट का वजह। अब दोस्तों एक काम और यहाँ पर होता है 1912 में 1900 में, जब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बाल मुकुंद को फांसी दी जाती है। दोस्तों बाल मुकुंद को फांसी क्यों दी जाती है, क्योंकि ये लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकते हैं। बम फेंकने की सजा के एवज में यहाँ पे बाल मुकुंद को फांसी दी जाती है। अब दोस्तों इसी क्रम में हम देख रहे हैं यहाँ पे लखनऊ पैक्ट की बातें हो रही। जब 1915 में जब यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस का कोई दाल न कर रही थी, तब क्या हो रहा था, यहाँ पे लखनऊ पैक्ट में जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयास से आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन बम्बई में होता है। अब बम्बई में यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे जिन्ना के सार्थक प्रयास से कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का अधिवेशन बम्बई में होता है। और यहाँ जो होता है अधिवेशन, यहाँ पे 1916 में संयुक्त अधिवेशन होता है इन दोनों का। और यही कहा जाता है, कहाँ पर होता है ये संयुक्त अधिवेशन, 1916 लखनऊ में होता है। और यहीं पर ही कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन मंडल को औपचारिक रूप से स्वीकृति दे दी, और जो कि यही बहुत भयंकर भूल थी। दोस्तों जब यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल को या पृथक निर्वाचन चुनाव को यहाँ स्वीकृति दे देती है, और यही भयंकर भूल कहलाती है, क्योंकि यही एक विस्तृत तरीके से कह सकते हैं आज का वर्तमान जो पाकिस्तान है उसी का सूत्रधार है, यही समय कहलाता है। क्योंकि जब एक पृथक निर्वाचन मंडल में एक खास संप्रदाय के लोग आ गए थे, तो आज भी पाकिस्तान एक खास संप्रदाय के वजह से ही वो अलग देश बना हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं जिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कराने के लिए जिन्ना जी का सार्थक प्रयास होता है, और यहाँ पर उग्रवाद व उदारवाद के बीच में जो सार्थक मेल जोल बनाने के लिए संयोजन करने के लिए तिलक का होता है और एनी बेसेंट का होता है। इनका सार्थक प्रयास की वजह से उग्रवाद और उदारवाद में यहाँ पर समझौता होता है। और यहीं पर लखनऊ पैक्ट में ही राजकुमार शुक्ल जो बिहार के चंपारण का रहने वाले थे, और गांधी जी जो साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, तो पहली बार यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल जी से, गांधी जी का। और राजकुमार शुक्ल जी यहाँ चंपारण की समस्याओं को यहाँ से बताते हैं, और यहीं से गांधी जी यहाँ पे आंदोलन में कूद पड़ते हैं। दोस्तों इसी प्रक्रम में देख रहे हैं एक लास्ट हमारे पास बचता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो होम रूल लीग की स्थापना होती है। और यहाँ पे देख रहे हैं होम रूल लीग की स्थापना जो होती है हमारे भारत देश का उपज नहीं है, बल्कि ये एक आयरलैंड का होता है, जिसका नेता कौन होता है, रेडमांड होता है। ये होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। दोस्तों वहीं के आयरलैंड के रहने वाली एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट जो है वहीं की रहने वाली है। अब देखते हैं दोस्तों इस समय 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, उस समय यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन होम रूल लीग के नेताओं को अपनी पावर अपनी क्षमता को दिखाने के लिए बहुत बढ़िया जगह प्लेटफॉर्म मिल गया था, क्योंकि एनी बेसेंट इस समय यहाँ बहुत ज्यादा अपनी फेमस या बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। दोस्तों 1916 में लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों को अपनी ताकत दिखाने के एक अच्छा मौका मिलता है, और ये अपने अच्छे ताकत दिखाते हैं। इसी प्रकार में देख रहे हैं 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या करते हैं, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, जिसका केंद्र कहाँ बनाया जाता है, पूना में। पूना में इनका एक केंद्र बनाया जाता है। होम रूल लीग की स्थापना तिलक द्वारा कब की जाती है, अप्रैल में की जाती है, और इसका केंद्र कहाँ होता है, पूना में। अब यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी का एक किताब मतलब पत्रिका है केसरी, जो मराठी में छापी जाती है। मराठा जो होता है ये अंग्रेजी में छापी जाती है। दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दो यहाँ पे मैगजीन या पत्रिका छापी जाती है, केसरी जो मराठी भाषा में होती है, और एक मराठा नाम की पत्रिका जो अंग्रेजी भाषा में होती है।
इसी क्रम में देख रहे हैं सितंबर 1916 को एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में भी अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1916 में ही यहाँ पे एनी बेसेंट जी का बहुत ज्यादा वर्चस्व बढ़ चुका था और इसी वर्चस्व को अपना भुनाने के लिए एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? मद्रास में। और इसी मद्रास में होम रूल लीग के साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़े नेता एस सुब्रमण्यम अय्यर भी इसी इनके साथ ही जुड़ते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे एनी बेसेंट की कुछ किताबें भी हैं, जैसे कॉमनवेल्थ है जिसे साप्ताहिक पत्र होती है और न्यू इंडिया होती है, ये दैनिक पत्र होती है। अब दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताया होम रूल लीग की स्थापना कितने लोगों ने किया। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक करते हैं और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक कहाँ करते हैं? महाराष्ट्र के पूना में। एनी बेसेंट कहाँ करते हैं? मद्रास में। बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका केसरी होती है जो मराठी भाषा में होती है, मराठा जो होती है अंग्रेजी भाषा में होती है, और बाल गंगाधर एनी बेसेंट की जो मैगजीन पत्रिका होती है वो होती है न्यू इंडिया जो दैनिक पत्र है, कॉमनवेल्थ है जो साप्ताहिक पत्र है। तो दोस्तों इसी क्रम में हमने आपको बताया भारत का राष्ट्रीय आंदोलन व स्वतंत्रता प्राप्ति के विभिन्न चरण में से एक चरण प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण 1885 से 1909 के बीच में 1905 के बीच में था। द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1919 के बीच में था। तो दोस्तों हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से इतना डिटेल में बहुत अच्छी बातें बताया जो कि आपके एग्जाम के इम्पोर्टेंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे द्वारा दी गई सूचना या जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।